हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हम। एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड पार्ट होगा ये, जिसमें हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। ओके। देन सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है। अब यहाँ दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम सबको देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के करीब 2-3 क्वेश्चन प्लेन्स के भी देखे थे और एक मैंने मेंस के लिए भी लिखने को दिया था। ठीक है। ये क्वेश्चंस आते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है। और जो हम एक टेस्ट सीरीज भी करेंगे, आपको टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा, उसमें सारे वो इंक्लूडेड होंगे। हमने इस तरीके से किया हुआ है कि कोई भी चीज़ वहाँ से है, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्रीलिम्स का हो, वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अप्रॉक्स आपका जो स्टडी मटेरियल होगा वो आप तक लगभग पहुँच गया होगा या फिर पहुँचने वाला होगा। ठीक है। तो जो क्लासेस हो रही हैं उनको इंटीग्रेट कीजिएगा स्टडी मटेरियल के साथ। अब इससे ज़्यादा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। ठीक है। और यही चीज़ आपकी मेडिवल हिस्ट्री में भी होगी। एंशिएंट और मेडिवल के लिए इससे ज़्यादा नोट्स जो आपको भेजा गया है और ये जो क्लासेस हो रही हैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। खैर, हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप में पता लग जाएगा कि हम कितना क्वेश्चंस को और किस तरीके से सोल्व कर पाए। चलिए आज देखने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में। तो वैदिक पीरियड को हम पढ़ने वाले हैं 3 तरीके से, यानी कि इसके 3 पार्ट होंगे। अब जैसा कि यहाँ पर तो बस 2 ही पार्ट बनाया गया है, लेकिन 3 पार्ट इसका क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। वैदिक पीरियड में एक हम पढ़ते हैं लिटरेचर। ठीक है। लिटरेचर इन द सेंस जैसे कि हम वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, या फिर जो आरण्यक्स होते हैं हम वो पढ़ते हैं। साथ ही साथ यानी कि ये पूरा का पूरा लिटरेचर वर्क हुआ जो रिलीजन से भी रिलेटेड है। और उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड के कुछ सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें, बाकी यहाँ पर लिखी हुई है सारी चीज़ें, और लेटर वैदिक की चीज़ें। तो 3 चीज़ें हो गई। ठीक है। ये अर्ली वैदिक हो गया एंड ये हो गया आपको लेटर वैदिक। तो 3 तरीके से हम पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसको अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक के बारे में। ये 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। हम लिटरेचर के बारे में आज नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लिटरेचर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। बहुत सारे बुक्स हैं, उनमें क्या किसमें क्या कहा गया, किसमें कितने हैंड्स है, क्या ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको हम अलग से देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हम आज देखने वाले हैं अर्ली वैदिक और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लेटर वैदिक के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड क्लास होगा वैदिक पीरियड का, जिसमें हम लिटरेचर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अर्ली वैदिक की बात करते हैं, यानी कि 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में। यहाँ पर जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी किसका, आर्यंस। ये जो आर्यंस आए थे अर्ली वैदिक टाइम पे, उनका ओरिजिनल होम का क्या क्या था, कहाँ से वो आए थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, कौन से लोग थे वो, इसके बारे में। इंडिया में किस तरीके से क्या एक्सपेंशन होता है, कौन कौन से एरियाज में एक्सपेंशन होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पॉलिटी डेवलपमेंट, ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, आर्मी किस तरीके से स्टैब्लिशमेंट होती है, ट्राइबल एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, सोसाइटी के अंदर क्या रूल थे, और रिलीजन के अंदर कुछ थोड़े से रूल्स देखेंगे। लेकिन लिटरेचर में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। उसको हम अलग से पार्ट में करेंगे। ठीक है। चलिए तो फर्स्ट टॉपिक ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी। चलिए तो आर्यंस, इट वाज अ रेशियल ग्रुप। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये रेशियल ग्रुप, आर्यंस ऐसा नहीं था कि कोई ऐसे लोग थे जिसे हम कहते हैं किसी अलग तरीके के लोग थे, कुछ ऐसा था नहीं। ये एक रेशियल ग्रुप था। ठीक है। जो इंडिया में आता है। अब ये कहाँ से लोग आते हैं, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आर्कटिक से आए हुए, खास करके हमारे यहाँ जो बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे, उन्होंने कहा, उनकी एक बुक आई थी 1898 में जो कि पब्लिश हुई थी 1903 में। उस बुक में इन्होंने कहा था कि ये जो आर्यंस है ये आपको आर्कटिक वाले एरिया में से आते हैं, यानी कि जो नॉर्थ पोल है वहां से ये आते हैं, क्योंकि वहां बहुत एडवर्स कंडीशन थी उस समय, यानी कि करीब 8000 बीसी के आसपास उन्होंने टाइम बताया कि बहुत एडवर्स कंडीशन थी, काफ़ी ठंड थी वहाँ पर, जिसकी वजह से वो लोग क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया और इंडिया, वेस्ट एशिया वाले एरिया में वो सेटल होने लगे। ठीक है। एक थ्योरी ये कहती है कि ये लोग साउदर्न रशिया या फिर सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए हुए हैं। वैसे जो सबसे ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस है वो सेंट्रल एशिया वाला ये ज़्यादा इसको माना जाता है। ठीक है। इन्होंने जो कहा था उसको ज़्यादा नहीं माना जाता। रिवर्स का नॉलेज था, फॉरेस्ट वगैरह सबका नॉलेज था इनको। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये
पास्टोरल कम्युनिटी थी। पास्टोरल का मतलब जो चारागाह वगैरह बेसिस होते थे, यानी कि इनके यहाँ जो डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल्स का, ये काफ़ी एक्सटेंसिव होता था, क्योंकि एनिमल्स के लिए आपको पास्टोरल लैंड्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो नोमैडिक पीपल थे, जहाँ के जो चारागाह होते थे या फिर ग्रासलैंड थे वो खत्म हो जाते थे, फिर दूसरे एरिया में ये माइग्रेट करते थे। तो उसी तरीके से इंडिया के लिए भी हुआ। सेंट्रल एशिया में इनके रिसोर्सेज खत्म होने लगे, तो फिर ये इंडिया या वेस्ट एशिया की तरफ ये मूव करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो पास्टोरल जो था इनका फर्स्ट ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर का भी नॉलेज था, बट एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था इनका। ठीक है, ऑक्यूपेशन था इनका। ठीक है, ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं हम, हमेशा याद रखिएगा। ये जितनी भी बातें होंगी ये सारी की सारे अर्ली वैदिक पीरियड की बातें होंगी। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑक्यूपेशन लिखा गया पास्टोरल था और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, यही जब आप लेटर वैदिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो था वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया था, क्योंकि वो सेटल हो गए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सारी बातें हम अर्ली वैदिक के बारे में कर रहे हैं। अवेयर ऑफ हॉर्सेस, सो इनरोड इन वेस्ट एशिया। इनके पास हॉर्सेस थे, कैरियट्स थे, जो घोड़े वाली रथ होती है, इसलिए ये वार करने में सक्षम थे। ठीक है, इनके पास स्किल भी था वॉर में, इसलिए ये इंडिया में या वेस्ट एशिया में जहाँ पर भी ये गए वहाँ पर इसलिए ये सेटल हो पाए और वहाँ की इंडिजिनस पीपल को ये हरा पाए। ठीक है, नेक्स्ट, आर्यंस इन इंडिया। इंडिया में इनका किस तरीके से एक्सपेंशन होता है? तो अर्लीस्ट आर्यंस लिव इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब एंड फ्रंट ऑफ यूपी। फ्रंट ऑफ यूपी इन वेस्टर्न यूपी कहने का मतलब, तो इन एरिया में इनका कंसंट्रेशन था अर्ली वैदिक। ठीक है, एंड रिवर नोड टू ऋग्वैदिक आर्यंस। ठीक है, ऋग्वैदिक जो आर्यंस थे यानी कि अर्ली वैदिक आर्यंस थे, उनको जो रिवर्स की जानकारी थी वो थी कुबा रिवर जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, इंडस रिवर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज। इंडस और 5 ट्रिब्यूटरीज जो आज भी है, मेंशन मेनी टाइम्स इन ऋग्वेद। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तराना के नाम से जाना गया है, नदी तराना और बेस्ट ऑफ रिवर। ठीक है, एंड इट इज आइडेंटिफाई एज घाघर हाकरा चैनल इन हरियाणा एंड राजस्थान। जो आजकल की घाघरा हाकरा चैनल है, ये थी उस समय की सरस्वती रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफिकेशन किया गया है। गंगा की आप बात करेंगे, गंगा रिवर का भी एक बार जिक्र मिलता है यहाँ पर, लेकिन गंगा रिवर उस समय सेक्रेट रिवर नहीं हुआ करती थी। उस समय की जो सेक्रेट रिवर थी वो थी सरस्वती। ओके, ये चीज याद रखना है। ऑन रीजन इन विच आर्यन फर्स्ट सेटल इन इंडिया इज कॉल्ड सप्तशेमधवा और लैंड ऑफ 7 रिवर्स। यानी कि ये जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स था, इसके आसपास का जो एरिया था, सबसे पहले यही ये लोग सेटल हुए थे। तो ये 7 रिवर्स कौन थी? ये 7 रिवर्स थी इंडस प्लस इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज, ये 6 हो गया, और 7वां सरस्वती। ये 7 रिवर्स थी जिनके आसपास इनका कंसंट्रेशन होता है, इसलिए इसको सप्तशेमधवा भी कहा जाता है उस रीजन को। ठीक है, जहां पर अर्ली वैदिक जो आर्यन थे उनका सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, दशास एंड दस्यूस। ये जो इंडिजिनस पीपल थे, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले जो लोग, यहाँ के लोकल लोग, इन्होंने दशास या दस्यूस का नाम दिया। ठीक है, आर्यंस कॉल्ड इंडिजिनस पीपल एज दशा एंड दस्यूस। अब इसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं। इनको इन्होंने इंफीरियर माना, ठीक है, अपने आप को सुप्रीम माना इन्होंने स्टार्ट किया। कलर का भी डिफरेंस था, वो जो आर्यंस थे वो थोड़े से गोरे थे, और ये जो हमारे यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल थे, ये इनका कलर थोड़ा डार्क था। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट होता है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे सोसाइटी वाले टॉपिक में। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग का भी यहाँ पर जिक्र आता है कि 10 राजाओं के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। वो 10 राजा कौन थे? 5 थे हेड ऑफ आर्यंस और 5 थे हेड ऑफ नॉन आर्यंस। ये 10 राजा अपोस्ट भारत रूलिंग किंग। ठीक है, तो ये 10 राजा एक साथ मिलते हैं, जो लड़ते हैं किसके साथ? भरत के साथ। आपको पता होगा कि भरत भी एक क्लैन था, एक ट्राइबल ग्रुप था उस समय जो शासन करता था, तो उसके खिलाफ इन 10 जो चीफ थे, 5 आर्यंस एंड 5 नॉन आर्यंस टाइप के, इन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, लेकिन फाइनली जो बैटल हुआ और उसमें जो जीते वो भरत जीतते हैं, और भरत की सुप्रीमेसी यहाँ पर एस्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, और ये जो लड़ाई होती है वो बैंक ऑफ रिवर परुष्णी, जिसे आज रिवर रावी के नाम से जाना जाता है, उस समय परुष्णी के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, ये रिवर्स जो है ना, इनके आपको नोट्स में नाम दिए हुए हैं। कुछ रिवर्स जिनके उस समय क्या कहा जाता था, उनका आज बदला हुआ है नाम क्या है, ये आपको नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। एंड पुरुष जो थे, पुरुष ये ट्राइब्स थे, ट्राइबल कम्युनिटी थी, एंड गॉट डिफीटेड, जो कि इस लड़ाई में ये हार गए थे। तो बस थोड़ा सा फैक्ट याद रखिए, अगर आता है फिल्म्स में
तो काम हो जाएगा, मेंस में यहाँ से कुछ पूछने वाला नहीं। प्रोबेबली फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस स्पोक्ड व्हील। स्पोक्ड व्हील का मतलब जो आप गाड़ियों में पहिए देखते हैं, जो स्पोक व्हील होता है, वो पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले व्हील की जानकारी थी, लेकिन जो व्हील होता था उससे पोटरी वगैरह बनाए जाते थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन होता था। लेकिन स्पोक व्हील जो कि कार्ट वगैरह में यूज किया जाए, वो इस समय जानकारी नहीं, मतलब उस समय जानकारी नहीं थी, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों को इसकी जानकारी हो गई थी, क्योंकि ये लोग कैरियर्स का भी यूज करते थे, तो उसमें इस स्पोक व्हील वाले व्हील की यहाँ पर जरूरत पड़ती थी। कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो यूज था अभी भी जारी रहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे भी जारी रहा। और प्रोबेबली खेतरी माइंस, जो कि राजस्थान ये एरिया करीब आपको झुंझुनू के आसपास वाला, झुंझुनू चूरू और के आसपास वाला एरिया है, जहाँ से खेतरी माइन, जहाँ से कॉपर निकाला जाता है, आज भी निकाला जाता है। तो यहाँ से कॉपर की सप्लाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी ऋग्वैदिक जो पीपल थे उनके यहाँ जाती थी। थर्ड टॉपिक की अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इनको पता था, साथ ही साथ प्लग शेयर की भी जानकारी थी, क्योंकि ये मेंशन है ऋग्वेद में। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वहां पर कालीबंगन में आपको प्लग फील्ड मिले हुए हैं, लेकिन किसी तरीके का प्लग शेयर या होए वहां से कोई इसका एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन अब चूंकि कोई खेत जिसको प्लग किया गया है, तो कोई ना कोई वहाँ प्लग शेयर या फिर होए रहा होगा, लेकिन एविडेंस नहीं मिला। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ऋग्वैदिक टाइम में, तो ऋग्वेद में मेंशन है प्लग शेयर का, इसका मतलब इनको इस चीज की जानकारी थी। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर जो करते थे उसका मेन पर्पस होता था फॉर्डर, फॉर देयर एनिमल्स। हमने पहले भी देखा कि इनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नहीं थी, इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था वो पास्टोरल एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो एग्रीकल्चर इनकी सेकेंडरी एक्टिविटीज होती थी, और मेनली ये क्या था कि फॉर्डर फॉर देयर एनिमल्स के लिए ये उगाते थे। ओके, नाउ पास्टोरल एक्टिविटीज ये मेन ऑक्यूपेशन था इनका। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे कि जहाँ यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी वार्स वगैरह हो रही हैं वो सारी की सारी काउज के वर्क के लिए होती थी। यहाँ पर इस समय लैंड के लिए कोई भी वार नहीं होता था, यहाँ पर जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वो सारी की सारी काउज के लिए होती थी, क्योंकि काउज इस समय सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ के रूप में माना जाता था, गायों को। ठीक है, तो वॉर ऑफ काउज वाज कॉल्ड गविष्ठी। नाम याद रखिएगा, ये जो टर्म्स हैं यही आते हैं आपको एग्जाम में, तो आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। तो गविष्ठी कहा जाता था वॉर ऑफ काउ को, एंड काउ वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, जिसके लिए सारे वॉर होते थे। लैंड के लिए सारे वॉर, लैंड के लिए यहाँ पर वॉर होता ही नहीं था ऋग्वैदिक टाइम में, लैंड के लिए वॉर होने लगा लेटर वैदिक टाइम में। ठीक है, जिसके बाद फिर महाजनपद वगैरह आती है। लैंड वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग एंड सेटलमेंट, बट नॉट एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, तो लैंड का यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को लैंड के फॉर्म में, तो यहाँ पर सारे का सारा ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी, जो मेन एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग और सेटलमेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता था। गिफ्ट्स की बात करें तो अगेन गिफ्ट्स काउस के फॉर्म में और वीमेन स्लेव्स के फॉर्म में यहाँ पर दी जाती थी। तो वीमेन स्लेव्स का जो थी मेनली उनका यूज डोमेस्टिक वर्क्स में होता था एंड नॉट लैंड्स। ठीक है, तो यानी कि लैंड का कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता था, यानी कि अगर लैंड गिफ्ट देते हैं इसका मतलब फिर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। और यहाँ पर आप गिफ्ट तभी दे सकते हैं जब वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो लैंड तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं, आपका कोई हक ही नहीं है, तो आप दे ही नहीं सकते किसी को। तो लैंड का यहाँ ट्रांसफर इस तरीके से नहीं होता। पॉलिटी की बात करें नेक्स्ट सेक्शन में, तो जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे इनको राजन यहाँ पर कहा जाता था। हर ट्राइब्स के अपने चीफ हुआ करते थे, तो इनको राजन कहते थे यहाँ पे। ठीक है, और इनका जो चुनने का आधार क्या था, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चुने जाते थे। यहाँ पर कोई हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था कि राजा का लड़का फिर राजा बनेगा, ऐसा कोई, या फिर चीफ का लड़का चीफ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो जो लीडरशिप में अच्छा होता था उसको बनाया जाता था यहाँ पे। ही वाज जस्ट चीफ विथ नो अनलिमिटेड पावर, इनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी असेंबली हुआ करती थी, जैसे कि आपको सभा हो गया, सभा है, समिति है, इसी तरीके की कई सारी असेंबली हुआ करती थी, जिसमें ये तो सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली थी जो क्या करती थी, कंट्रोल करने का काम करती थी चीफ्स के पावर को। ठीक है, तो इसलिए ये लोग डिक्टेटर भी नहीं हो सकते और कोई अनलिमिटेड पावर भी इनके पास नहीं हो सकता था। मेन काम इनका क्या था, टू प्रोटेक्ट ट्राइब्स एंड काउस। ट्राइबल असेंबली की बात करें तो जैसे हमने कहा कि सभा, समिति, विधाता, गण, ये कुछ ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी जो अर्ली वैदिक टाइम में यहाँ पर थी।
अब जैसे हम लेटर वैदिक टाइम पे जाते हैं तो ये जो असेंबलीज थी इनका जो इम्पोर्टेंस था वो कम हो जाता है। लेटर वैदिक टाइम में तो विधाता असेंबली खत्म हो जाती है, वो आपको मिलेगी ही नहीं। लेकिन उस समय सभा समिति भी थी लेकिन उनका इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन अभी ऋग्वैदिक टाइम में सभा और समिति, इन चारों समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द एक्सरसाइज डेलिबरेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शंस, यानी कि लगभग आप कह लें कि ये सारे फंक्शन जो थे वो सभा और समिति ये देखने का काम करती थी। तो सभा और समिति में कौन कौन से लोग होते थे? सभा जो होता था इसमें होते थे काउंसिल ऑफ क्लैन मेंबर और असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स एंड एल्डर्स। जो उस क्लैन के या उस ट्राइब के जो एल्डर्स हुआ करते थे और ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो सभा के मेंबर हुआ करते थे, और समिति में जो कॉमन पीपल हुआ करते थे वो इसके मेंबर हुआ करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर मेन और वीमेन दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। यानी कि देख, सोसाइटी की में बात करेंगे अभी, वीमेन का जो पोजीशन था ये उतना खराब नहीं था लेकिन उतना बढ़िया भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। वही आप लेटर वैदिक टाइम पे जाएंगे तो यहाँ पर वीमेन का जो राइट्स होता है समिति में पार्टिसिपेट करने का वो खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट, पुरोहित यानी कि जो प्रिस्ट होते थे जैसे कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको वर्ण सिस्टम देखने को मिलेगा लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। सेनानी की बात करें, जैसे सेनापति होते हैं, कमांडर होते हैं आपके, तो मिलिट्री फंक्शन इनके अंदर में आता था। टैक्सेस की बात करें तो कोई ऑफिसर यहाँ पर नहीं था टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ टैक्स थे, जैसे कि बाली एक टैक्स हुआ करता था। बाली जो था एक्चुअली ये वॉलंटरी टैक्स था, ये वो रमणवर बाली नहीं, बाली एक टैक्स का नाम है जो कि वॉलंटरी टैक्स हुआ करता था, जो राजा कलेक्ट करते थे अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट्स मतलब अपने किनशिप के लोगों से या फिर आम जो जनता होती है, पीपल थे, वहां से ये कलेक्ट करते थे। और ये जो हुआ करता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/6 ये पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो ये बाली एक टैक्स था। साथ ही साथ जो वार बूटी हुआ करती थी, यानी कि वार में जो कलेक्ट करके चीजें लाई जाती थी, उनको भी क्या करता था राजा अपने में और लोगों के बीच में उसे, यानी कि पूरे ट्राइबल कम्युनिटी में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ठीक है। तो मीन आप कह लें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कोई खास यहाँ पर डिस्टेंस आपको अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि लैंड भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। जो राजा बूटी वगैरह लाते थे वो भी शेयर करना पड़ता था सबके साथ। टैक्स का कोई एकदम ये नहीं था, क्योंकि बाली जो टैक्स लगता था ये भी एक वॉलंटरी टैक्स हुआ करता था, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं था। तो अभी तक कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जस्टिस की बात करें, कोई ऑफिसर नहीं था जस्टिस प्रोवाइड करने वाला, लेकिन यहाँ पर जो असेंबलीज हुआ करती थी वही जस्टिस देने का काम करती थी, तो कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं था। तो ऋग्वेदा में मेंशन है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे वो डील करने के लिए किसी भी क्राइम से उन ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज होता था। वो ट्रेडिशनल मेथड क्या थे ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। स्पाइसेस वर एम्प्लॉयड ऑल्सो, यानी कि जो जासूस थे उनको भी एम्प्लॉय किया जाता था, क्योंकि कॉमन मैन को देखने के लिए या फिर जो ट्राइबल चीफ होते हैं उनको निगरानी रखने के लिए, या फिर जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको देखने के लिए कि कोई अनएथिकल काम ना हो। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, ऑफिशियल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 तरीके के मेन ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे। एक है व्रजपति, कुलापास एंड ग्रामिणी। ग्रामिणी जो था ये एक फाइटिंग ग्रुप था। इस समय आपको पता चलेगा, मिलिट्री वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि इस समय राजन के पास या जो ट्राइबल चीफ के पास अपना कोई मिलिट्री नहीं होता था, उनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। ये जो ग्रामीण हुआ करते थे हर एक ग्रुप में ट्राइब के, इनके पास लोग हुआ करते थे लड़ने के लिए, और टाइम पड़ने पर इनको यूज वहाँ के जो चीफ थे या जो राजन हुआ करते थे वो यूज करते थे। अदरवाइज राजन के पास अपनी कोई मिलिट्री स्टैंडिंग मिलिट्री नहीं हुआ करती थी। कुलापास की बात करें, वर हेड ऑफ फैमिलीज, ओके, तो फैमिली यूनिट था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। एंड व्रजपति कंट्रोल ओवर लैंड एंड पास्चर लैंड। तो कंट्रोल ओवर लैंड एंड पास्चर लैंड का मतलब ये नहीं था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इनकी, इसका मतलब ये था कि ये एक अथॉरिटी थी, ये एक ऑफिसर थे जो इनकी देख रेख के काम करते थे, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं थी, बस ये देख रेख का काम करते थे, ये काम इनको असाइन किया गया था, यानी कि जॉब टाइप का इनका काम था। आर्मी की बात करें तो किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी। यहाँ पर जो मिलिट्री फंक्शंस थे वर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स लाइक व्रता, गना, ग्रामा, शरदा, ठीक है। ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इन ट्राइबल ग्रुप्स के बाद अपनी मिलिट्री होती थी या फिर वॉरियर्स हुआ करते थे, और टाइम पड़ने पर इन्हीं वॉरियर्स को यूज करते थे वहाँ के जो राजा हुआ करते थे या फिर राजन हुआ करते थे। जैसे हमने देखा कि इनके पास कोई मिलिट्री स्टैंडिंग मिलिट्री नहीं हुआ करती थी। ट्राइबल एंड फैमिली की बात करते हैं तो जन, ठीक है,
किंगशिप, किंगशिप क्या था? इट वाज बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो किंगशिप का मतलब हुआ करता था लाइक एक ट्राइबल ग्रुप। तो एक ट्राइबल ग्रुप का मतलब ये हुआ कि उसमें जितने भी लोग हैं वो सभी किसी ना किसी सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो इसको किंगशिप कहा जाता था। ठीक है। नाउ मैन वाज आइडेंटिफाई हिज क्लैन, वो अपने क्लैन के अकॉर्डिंग, अपने किंगशिप के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई किया जाता था। Tribe was called as Jana and term Jana appeared 75 times in ऋग्वेदा। तो अब ये नहीं याद करना है कि 75 टाइम्स था, लेकिन हाँ ये आपको रखना है कि ऋग्वेद में जन, ये ट्राइब जो था या फिर इसका जो नाम था, टर्म, ये इसका यूज हुआ है। और वहीं जनपद की बात करें तो वर्ड नॉट यूज इवन वंस, ऋग्वेद में एक बार भी आपको जनपद नाम का वर्ड नहीं यूज हुआ है। इसका मतलब ये था कि इस समय नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। जैसे लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे, खास करके 600 बीसी के आसपास में आप देखेंगे जिस तरीके से महाजनपद आने लगते हैं, तो उस समय नेशन का कॉन्सेप्ट आने लगता है। नेशन का कॉन्सेप्ट होने का मतलब एक वेल एस्टेब्लिश्ड राजा होगा, किंग होगा, उसकी एक मिलिट्री होगी, उसकी आर्मी होगी, स्टैंडिंग आर्मी होगी, वो क्या करेगा, उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, वो रूल करेगा। ठीक है। तो इस तरीके का कहाँ कॉन्सेप्ट था? राजा हुआ करते थे लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यू पर उनको चुना जाता था, उनकी कोई मिलिट्री आर्मी नहीं थी, वो डेमोक्रेटिक लाइन पर रूल करते थे, क्योंकि यहाँ पे असेंबलीज हुआ करती थी जो राजा के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करती थी। तो इसलिए यहाँ पर नेशन टाइप का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो जनपद का तो यही मतलब होता है, जब आप नेशन के तौर पे, यानी कि टेरिटोरियल सुप्रीमेसी जिसको हम कहें, या टेरिटोरियल सोवर्निटी जब हम डेवलप करते हैं, तब हम उसको कहते हैं नेशन। तो ऐसा कोई कंसेप्ट अभी अर्ली वैदिक टाइम पर नहीं था। विश, VIS से विश मेंशन्ड 170 टाइम्स इन ऋग वेदा। एक्चुअली विश इज अनदर नेम ऑफ ट्राइब। ट्राइब का एक दूसरा नाम था, जैसे अभी हम किनशिप के बारे में देख रहे थे। ठीक है। गणना के बारे में, जनक के बारे में देखें, तो उसी तरीके से यहाँ पर विश। तो ये क्या था? डिवाइडेड इनटू ग्रामास। ग्रामास वर स्मॉलर ट्राइबल यूनिट फॉर फाइटिंग। ठीक है। जैसे यानी कि समझ लीजिए ये विश हुआ करता था और इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे, बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे। सो इस विश के अंडर में जितने भी ये ग्रुप्स होते थे, इन ग्रुप्स के पास अपना मिलिट्री सेटअप होता था, इनके अंदर में बैरियर होते थे जो विश के लिए काम करते थे जब समय पड़ने पर। ठीक है। तो वार और संग्राम वर्ड का भी जिक्र मिला है आपको ऋग्वैदिक टाइम पर। ठीक है। संग्राम मतलब वॉर। फैमिली की बात करें तो फैमिली कुला, ठीक है, या कुल टर्म फॉर फैमिली, ये आपको यूज किया गया यहाँ पर, बट रेयरली मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा टर्म है एक गृह, जो कि फैमिली के लिए ही यूज होता है, इसका ज्यादा यूज मिला है। ठीक है। दिस इज मोर यूज्ड और मेंशन इन ऋग्वेदा। ठीक है। गृह, कुला का भी यूज है बट रेयरली है, बहुत कम है। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था उस समय। सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, फादर जो होते थे वो हेड हुआ करते थे फैमिली के। ओके। एंड नो डिजायर एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो इसलिए जो डिजायर होता था वो सन के लिए होता था, क्योंकि सन क्या करता था, वो आपका आगे का वो जो ट्रेडिशन होगा उसको भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो वॉरियर क्लास के लिए भी सन की जरूरत होती थी। इस वजह से जो डिजायर था वो सन का ज्यादा था, डॉटर का डिजायर यहाँ पर नहीं था। ठीक है। क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन ऐसा नहीं था कि डॉटर या फिर जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बुरी थी, महिलाओं की स्थिति रिस्पेक्टेड प्लेस था उनका, असेंबली में भी उनको पार्टिसिपेशन मिलता था, एजुकेशन का भी उनको अधिकार था। ठीक है। मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टेंसेस ऑफ पॉलीएंड्री आपको देखने को मिलेगा। पॉलीएंड्री का मतलब ये हुआ जैसे कि एक वीमेन के कई सारे हस्बैंड होंगे, वन वीमेन लाइक मोर हस्बैंड, जैसे कि पांडव थे, पांडव की एक वाइफ थी द्रौपदी, और द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, तो इसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं। एक पॉलीगैमी होता है, पॉलीगैमी में होता है कि एक हस्बैंड के कई सारे वाइफ होती है, और पॉलीएंड्री में एक वुमेन के कई सारे हस्बैंड होते हैं। कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स वाज एब्सेंट, यानी कि एक बार आपकी शादी हो गई तो आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं था। चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, एब्सेंट। ठीक है। तो मैरिज का एज जो था वो 16 to 17 एज था। साथ ही विडो रीमैरिज उस समय अलाउ था। तो कम बेस आप ज़्यादा कहें, जो वीमेन की सिचुएशन थी वो आज के समय से कहीं ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी और कहीं ज़्यादा बेहतर थी उस समय, और खास करके जो लेटर वैदिक टाइम था उससे भी अच्छी थी। यहाँ पे लेटर वैदिक टाइम में तो फिर स्थिति काफ़ी खराब होने लगती है, सोसाइटी काफ़ी पेट्रियार्कल हो जाती है, वर्ण सिस्टम स्टैब्लिश हो जाते हैं, वीमेन की पोजीशन जो थी वो खराब हो जाती है यहाँ पे।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल डिवीजन के बारे में। सोशल डिवीजन में वर्ण सिस्टम मेनली कलर के लिए यूज होता था, यानी कि वर्ण सिस्टम जो था इस समय इस्टेब्लिश कोई रूल नहीं था, जिस तरीके से बाद के समय में हुआ या फिर आज है उस तरीके से कोई सिस्टम नहीं था इस समय। वर्ण का मतलब कलर, और कलर के लिए ये वर्ण का यूज किया जाता था। ठीक है, तो आर्यंस जो थे वो फेयर कलर में थे, जो इंडिया के इंडिजिनस पीपल थे, लोकल लोग थे, वो डार्क कलर के हुआ करते थे। तो कहा जाता कि फेयर वर्ण या फिर डार्क वर्ण तो कलर के लिए यूज किया जाता था, अदरवाइज कोई वर्ण सिस्टम नहीं था, यानी कि कास्ट सिस्टम नहीं था उसमें। कलर मे हैव बीन यूज्ड फॉर डिफरेंट सोशल ऑर्डर्स के लिए भी यूज हो सकता था। ठीक है, तो दशा दस्युस के बारे में हमने पढ़ा कि ये लोग लोकल लोग हुआ करते थे, तो इनको स्लेव्स या फिर शूद्रस के तरह इनको यूज किया जाता था। ठीक है, स्लेव्स के तौर पे मेनली जो वीमेन जो होती थी वो मेनली जो डोमेस्टिक वर्क होते थे वो काम करती थी। वीमेन को जो आउटसाइड वर्क होते थे उनके लिए असाइन नहीं किया जाता था। तो जो वीमेन स्लेव हुआ करती थी उनको मेनली डोमेस्टिक वर्क दिया जाता था, और जो मेन स्लेव्स होते थे उनको एग्रीकल्चर या फिर लेबर जैसे ये जो काम हुआ करते थे वो लोग करते थे। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा दो तरीके के वर्ण मिलते हैं, एक आर्य और एक दशा। आर्य मतलब जो आर्यन लोग थे और दशा मतलब जो इंडिजिनस लोग थे। तो ये जो कैटेगराइजेशन था वो डिपेंड ऑन कलर था, क्योंकि वर्ण का मतलब ही कलर था। कलर के जगह पर वहां पर जो टर्म यूज किया गया वो वर्ण यूज किया गया, बट नॉट इट इज वर्ण सिस्टम। सोसाइटी के डिवीजन तीन ग्रुप्स में आपको देखने को मिलता है। पहला ब्राह्मण जो कि पृष्ठ थे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनको सबसे ऊपर का दर्जा प्राप्त था, सुप्रीमेसी। क्षत्रिय की बात करें तो वॉरियर क्लास किए थे या फिर राजन वगैरह यानी कि रूल करने का काम करते थे। और वही वैश्य की बात करें तो ये कॉमन पीपल थे जो मेनली आपको एग्रीकल्चर या फिर ट्रेड वगैरह करने का ये काम करते थे। ठीक है, तो तीन ग्रुप में ये डिवाइड था, लेकिन ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं था या फिर एकदम मैंडेटरी नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई एक ऑक्यूपेशन वाला दूसरा काम नहीं कर सकता, जैसे आज है ना, उस तरीके से नहीं था। नेक्स्ट रिलीजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ऋग्वैदिक गॉड्स की बात करेंगे। ऋग्वैदिक टाइम पे कुछ जो गॉड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंद्रा एंड अग्नि। ये जो दो गॉड हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको ऋग्वैदिक टाइम में मिलेगा। और वहीं जब आप लेटर ऋग्वैदिक टाइम पे जाएंगे तो इंद्रा और अग्नि का जो इंपॉर्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर फिर दूसरे देवता आते हैं, उनका इंपॉर्टेंस आपको शुरू होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो इंद्रा वो ऑल्सो नोन एज पुरंदर और ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, तो इसका मतलब वॉर में इनका रूल होता था। एंड ऑल्सो गॉड ऑफ रेन के नाम से भी, जैसा आज भी इंद्र को जाना जाता है, गॉड ऑफ रेन ये जाना जाता था। ठीक है, अग्नि जो होते थे गॉड ऑफ फायर, और ये एक इंटरमीडिएटरी के रूप में ये काम करते थे। ठीक है, यानी कि एक मीडिएटर की तरह काम करते थे, ये लोगों के बीच में और जो दूसरे गॉड होते थे उनके बीच में। अगर उनको पाना है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगी, यानी कि अग्नि की पूजा पहले करनी पड़ेगी, तब आपको दूसरे वाले गॉड मिलेंगे। तो ये एक मीडिएटर का काम करते थे। वरुणा गॉड ऑफ वाटर, इनका काम ये था कि नेचुरल ऑर्डर जो है वो बरकरार रहे, नेचुरल रूल जो है वो बरकरार रहे, तो उसको अपहोल्ड करने का इनकी ड्यूटी थी। मतलब ऐसा सपोज किया जाता था, ठीक है, माना जाता था कि ऐसा इनका काम है। सोमा होता था, सोमा एक गॉड ऑफ प्लांट्स, तो आपने सोमरस का भी नाम सुना होगा, सोमरस। तो ये क्या होता था, ये एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होता था जो इस समय वैदिक टाइम के लोग पीते थे, चाहे और ये ऋग वैदिक टाइम का हो चाहे वो लेटर ऋग वैदिक टाइम का हो, दोनों टाइम पे ही ये लोग इसको पीते थे। तो सोमा रस, तो ये जो प्लांट्स था, इन प्लांट के नाम पर भी इनके देवता का नाम रखा गया जिसका नाम था सोमा। ठीक है, तो सोमा प्लांट था जिसके नाम पे देवता का नाम रखा गया सोमा। ठीक है, तो ये सोमा आपको इंडिया में भी मिलता है और ये सोमा आपको ईरान में भी मिलेगा। तो ईरान में इसको हौमा कहते थे, हौमा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड याद रखिएगा, हौमा। नेक्स्ट ये वैसे आपके जो नोट्स हैं उसमें ये मेंशन है, मारुत गॉड ऑफ स्टोम। ठीक है, तो मारुत जो थे ये मेनली आप देखेंगे बाद के जो लेटर वैदिक टाइम आता है उस समय हर सोसाइटी के या हर जो कैटेगरी थी उसके अपने अपने गॉड हो जाते हैं। तो जो वैश्य थे, ठीक है, वैश्य के ये गॉड होते हैं मारुत। ठीक है, मारुत एंड रुद्र ये जो गॉड होते हैं ये वैश्य के गॉड होते हैं। उसके बाद जो शूद्र होते हैं उनके गॉड पुषण, गॉड ऑफ एनिमल। तो ये बाद में ये कैटेगराइजेशन भी होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके। ऋग्वैदिक गॉडेस की बात करें तो अभी तक मेल डैटी हमने देखा था, अभी फीमेल डैटी देखते हैं। तो अदिति एंड उषा ये दो नाम आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, लेकिन ये इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो फीमेल गॉडेस का भी कोई महत्व इसमें नहीं था। बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी मेल गॉड्स वर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज मोड ऑफ वर्शिपिंग। सो वर्शिपिंग किस तरीके से
रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था। रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस, यानी कि दोनों चीज होती थी, रिसाइटेशन भी यहाँ पर होते थे और प्लस यहाँ पर सेक्रीफाइसेस भी दी जाती थी, ठीक है। एंड बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रेयर्स वर अलाउड। कलेक्टिव इन द सेंस कि जिसमें राजा, प्रीस्ट और सभी लोग, आम जनता भी वहाँ पे मौजूद होगी और सभी मिलकर करेंगे। और इंडिविजुअल प्रेयर मतलब एक फैमिली करती है और फैमिली के मेंबर्स उसमें शामिल होते हैं, वो इंडिविजुअल प्रेयर्स टाइप का। तो दोनों तरीके की प्रेयर्स उस समय थे, ठीक है। एंड एवरी ट्राइब एंड क्लैन हैड अ स्पेसिफिक गॉड। हर ट्राइब का अपना एक स्पेसिफिक गॉड होता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मारुत के गॉड ऑफ, मारुत जो होते थे वो वैश्य के होते थे, मारुत और रुद्र। वही पुसन जो होते थे ये वैश्य के बाद जो शूद्र आते थे, ये शूद्र के गॉड हुआ करते थे, ठीक है। तो हर डिवीजन जो क्लान था या ट्राइब था, उनका अपना गॉड भी होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की, यानी कि ऋग वैदिक टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से प्रीलिम्स में भी या मेंस में भी, तो आप आराम से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा हम उसमें पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। देन विल स्टडी अबाउट लिटरेचर ऑन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ